विद्यार्थियों, आज इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे रीतिकालीन काव्य साहित्य। रीतिकालीन काव्य साहित्य हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत विस्तृत है, जिसे अलग अलग 4 कालखंडों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जिसमें जो तीसरा काल है उसे रीतिकाल कहा गया है। रीतिकाल कब से कब तक माना जाए, कौन इसका प्रणेता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, रीतिकाल क्यों कहा गया, आदि अनेक प्रश्न इसके नाम को लेकर हमारे मन में उठते हैं। हम देखते हैं कि इसका नाम रीतिकाल अर्थात किसी विशेष रीति को लेकर शायद दिया गया होगा। विद्यार्थियों, जब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का काम हुआ, इतिहास लेखन किया गया, तो इसके संपूर्ण इतिहास को, सारे वृत्तांत को कालखंडों में व्यक्त किया गया। कालखंडों में व्यक्त करने के लिए अनेक तरह की मानसिकताएं इसके पीछे काम कर रही थी। कुछ विद्वानों ने उस समय रचे गए साहित्य के आधार पर इसका नामकरण किया। कुछ विद्वानों ने जनता की चित्तवृत्ति की आधार पर जो रचना की जा रही उसके आधार पे, कुछों ने इसकी विशेषताओं के आधार पे, किसी ने किसी अन्य आधार पे इसका नामकरण किया। रीतिकाल के नामकरण की जो बात है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया। रीतिकाल से उनका तात्पर्य ये था कि इस काल में जो साहित्य रचा गया वो किसी न किसी एक रीति को लेकर रचा गया, और उसी रीति के आधार पर सारा साहित्य, जिसमें ज्यादातर साहित्य था आचार्यत्व का प्रदर्शन करना, नायिका भेद, अलंकार, छंद इत्यादि विवरण, उसी के आधार पर सारा साहित्य जो एक रीति से, एक बंधे बंधाए मार्ग से, रास्ते से लिखा गया काव्य था, इसलिए उन्होंने इसे रीतिकाल कहा। इसी प्रकार मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी, क्योंकि इस काल के काव्य में अलंकारों की प्रधानता थी। उन कविताओं को सजाया संवारा गया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल की संज्ञा दी। क्यों? क्योंकि इस काल के जितने भी कवि थे वो लगभग किसी न किसी राजा के राजाश्रय में रहते थे, और राजा के राजाश्रय में रहने के कारण उनके यश का गान करना, यूं कहें कि उनका मन बहलाना सबसे प्रमुख काम था उनका। मन बहलाने के लिए ज्यादातर कविताएं श्रृंगारिक कविताएं रची गई, श्रृंगार रस का विस्तृत विवेचन किया गया, और इसीलिए इस काव्य को श्रृंगार काल से लिया गया। डॉक्टर रमाचंद्र शुक्ल रसाल, डॉक्टर रसाल ने इस काल को कला काल कहा है, क्योंकि ये सारा काल कलात्मक काल है। कलाओं का चित्रण, कलाओं का निरूपण इसके अंदर किया गया है, इसलिए इसे कला काल कहा गया है। सब विद्वानों ने अपने अपने मत से, अपने अपने तरीके से इसका नामकरण किया है, लेकिन जो सर्वमान्य नामकरण है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा को यदि देखा जाए तो जो एक सर्वमान्य समय सीमा है रीतिकाल की, वो है संवत 1700 से संवत 1900 तक काल। हालांकि भक्तिकाल का अवसान जैसे जैसे होने लगा था, उस समय, उससे कुछ पहले के समय रीति ग्रंथों की रचना होने लगी थी, जिसके पहले आचार्य
आचार्य केशव माने जाते हैं, जिनको जो रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों के बीच की कड़ी है। लेकिन समय सीमा को निर्धारित करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। फिर भी विद्वानों ने उस संक्रमण काल को हटा करके, उस संक्रमण काल से आगे निकल करके संवत 1700 से संवत 1900 तक के काल को रीतिकालीन काव्य का काल कहा है। हालांकि संवत 1900 के बाद भी रीति साहित्य रचा जाता रहा है, लेकिन वो मात्रा में कम था, संख्या में कम था, इसलिए उन्हें रीतिकाल के अंतर्गत न स्वीकार करके आधुनिक काल में स्वीकार किया गया है। रीतिकाल की समय सीमा, उसके नामकरण के साथ यदि उसकी प्रेरक परिस्थितियों की जानकारी ली जाए कि वो प्रेरक परिस्थितियां क्या थी जिनके कारण इस काल का जन्म हुआ, या किससे इसे प्रेरणा मिली, उस काल की जानकारी लेना, उस प्रेरक परिस्थितियों की जानकारी लेना अधिक समीचीन है। प्रेरक परिस्थितियों में सबसे पहले है राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थितियां, रीतिकाल या रीति साहित्य ऐसे समय में रचा गया जब मुगल साम्राज्य अवसान की ओर था। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्ग अपने अपने उत्कृष्ट से अवसान की ओर जा रहे थे। मुसलमानों ने अपना जो उत्कृष्ट था उसे खो दिया, वो भी पतन की ओर उन्मुख हो रहे थे। मुगल साम्राज्य बिखराव की ओर था, औरंगजेब का शासन समाप्ति की ओर चल रहा था, और अंग्रेज कहीं न कहीं छोटी मोटी जगहों पर अपनी बस्तियां स्थापित करने में कामयाब हो चुके थे। जनता पर अत्याचार हो रहा था, शासन निरंकुश हो रहा था, उसमें शिथिलता आ गई थी। गरीब मजदूर आदमी को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही थी, और शासन से जुड़े हुए लोग अय्याशियां कर रहे थे। सामंतवाद एक तरह से अपने पतन की ओर उन्मुख था, लेकिन उसका एक कारण था उसकी भोग विलासिता। सारा साम्राज्य छोटी छोटी जागीरों में बटा हुआ था। नए राज्य अपना सिर उठाना चाहते थे, और उन सामंतों, जागीरदारों, छोटे छोटे शासकों की जो आश्रय में कवि थे, उन कवियों का सिर्फ यही काम था कि वो अपने उन आश्रयदाताओं को किसी न किसी तरह से खुश करें। ये कह सकते हैं कि राजनीतिक वातावरण उस समय देश का था, वो घोर निराशा का वातावरण था, और उस घोर निराशा के वातावरण में कवियों ने उसका एक अनुचित फायदा उठाने का ये सोचा कि किसी भी तरह से राजाओं को खुश करके केवल अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाए। उन्होंने वैसा ही साहित्य रचा जैसा कि उन राजाओं को पसंद था। दूसरी इस काल की विशेषता है सामाजिक परिस्थितियां। जो प्रेरक परिस्थितियां हैं वो है सामाजिक परिस्थितियां। सामाजिक परिस्थितियों में समाज है वो कई वर्गों में बटा हुआ था। हिंदू मुस्लिमों में एकता नहीं के बराबर थी। हिंदुओं में भी कई वर्ग बने हुए थे, इसी तरह से मुसलमानों में कई वर्ग बने हुए थे। कई तरह की पूजा पद्धतियां समाज में व्याप्त थी। समाज भी अलगाव और बिखराव की तरफ था। समाज का एक तरह से नैतिक पतन था, वो अपने चरमोत्कर्ष पर था। ऐसे समय में कवियों का जो उद्देश्य था वो अपने उस उद्देश्य को पूरा न कर केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए थे, और इसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्होंने जो साहित्य रचा वो केवल दैहिक और मांसल वर्णन था, उसमें श्रृंगारिक वर्णन था, जिसका समाज के कुछ वर्गों ने उसे स्वीकारा भी, क्योंकि उनका नैतिक पतन हो चला था। जिस तरह से राजनीति में देश का पतन हो रहा था, अवसान की ओर जा रहा था देश, वैसे ही समाज भी एक अवसान की ओर जा रहा था, उसका भी नैतिक पतन हो चुका था। तीसरी प्रेरक परिस्थिति है
सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियों की दृष्टि से अगर देखें तो थोड़ा सा हम यूँ कह सकते हैं कि हिंदू और मुसलमान उनकी संस्कृति यहाँ आते आते काफ़ी कुछ घुल मिल चुकी थी। हिंदू और मुस्लिम जो साधारण लोग थे वो आपस में भाईचारे से रहने लगे थे। मुसलमानों ने अपने आप को भारतीय स्वीकार कर लिया था, भारतीयों ने उन्हें अपना एक भाई बंधु मित्र स्वीकार कर लिया था। कुछ चीज़ें आपस में उनकी मिलने लगी थी, एक दूसरों के उत्सवों में, त्योहारों में, कार्यक्रमों में वो शामिल होने लगे थे, एक दूसरे का सहयोग वो करने लगे थे। और उसी सहयोग के कारण, उसी भाईचारे के कारण समाज में कुछ हद तक जो थी अस्थिरता की भावना वो कम हो रही थी। ये तो थी प्रेरक परिस्थितियाँ रीतिकाल की। रीतिकाल के काव्य में अगर उसका गहराई से अध्ययन करें तो रीतिकालीन काव्य की कई काव्य धाराएं हमें दिखाई देती हैं। रीतिकालीन काव्य की धाराएं, रीति काव्य की जो धाराएं हैं वो अलग है। उसका हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि एक ऐसी काव्य धारा है जो रीति से बंधी बधाई रीति काव्य धारा है, जिसे आलोचकों ने रीतिबद्ध काव्य धारा कहा है। रीतिबद्ध काव्य धारा कहा है। अर्थात ये कुछ ऐसे कवि हैं जिनमें अगर प्रमुखता से नाम लिया जाए तो केशवदास, देव, कुलपति मिश्र, चिंतामणि, मतीराम, भिखारीदास, ये कि वो अपने आचार्यत्व का प्रदर्शन करने के लिए, अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की, जिसमें अलंकार विवरण है, नायिका भेद है, नायक भेद है, छंदों का वर्णन है, या हर तरह से पांडित्य प्रदर्शन पर इसमें जोर दिया गया है। साहित्य के तत्वों का निरूपण इसमें किया गया है। इनके चिंतन में कोई मौलिकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ नवीनता अवश्य है। इस तरह के जो ग्रंथ हैं जो किसी रीति से बंधे बधाए चले हैं, उन्हें आलोचकों ने रीतिबद्ध काव्य कहा है। इसी तरह से कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं, कुछ साहित्य ऐसा भी है जो उस रीति से बंधा नहीं है, उस रीति से बंधा नहीं है, बल्कि उस रीति से वो स्वतंत्र चला है, स्वच्छंद चला है। उसने अपने मन से, अपनी आत्मा से उस काव्य को लिखा है। अलंकारों का प्रयोग, काव्य के तत्वों का प्रयोग उसमें जो भी हुआ है वो सहज रूप से हुआ है, उसके लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं रही है। इसलिए वो काव्य है, उस रीति से मुक्त काव्य है, जिसमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर ये इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। एक तीसरी रीति काव्य की जो धारा है वो है रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा एक ऐसी काव्य धारा है जिसमें कवि को रीति ग्रंथों की जानकारी है, वो सब तरह से उसमें पारंगत है, उसके उस काव्य में उन तत्वों का निरूपण भी हुआ है, लेकिन वो स्वाभाविक चित्रण है, उसमें कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन की बात नहीं कही जा सकती। ऐसा जो काव्य है वो रीति सिद्ध काव्य है और इसके एकमात्र कवि माने जाते हैं बिहारी। और उनके बिहारी सतसई में हम ये नहीं कह सकते कि कोई अलंकार नहीं आया है, कोई काव्य का तत्व नहीं आया है, नायिका भेद नहीं है, नायक भेद नहीं है, सब चीज़ें उनके काव्य में आई है, लेकिन वो प्रयास करने से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से जहाँ आवश्यकता हुई है वैसा ही चित्रण किया गया है। केवल पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए, केवल आचार्यत्व के लिए ऐसा कवि ने नहीं किया है। अब यदि हम बात करें तो वो है सबसे बड़ी इस काव्य की विशेषताएं। ये काव्य अपनी कौन कौन सी विशेषताओं को लिए हुए रीति काव्य की
विशेषताएं या उसकी प्रवृत्तियां। रीतिकालीन काव्य में अनेक विशेषताएं हैं जो उसको संपूर्ण साहित्य से अलग करती है। सबसे पहली विशेषता है श्रृंगार की प्रधानता। श्रृंगार की प्रधानता रीतिकाल काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसमें श्रृंगार का दैहिक और मानसल वर्णन है। रीतिकाल के सभी आचार्य कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे और राजाश्रय में रहने के कारण उनका सबसे पहला काम ये था कि वो अपने उस राजा को खुश करें और इसके लिए वो श्रृंगारिक रचनाएं रचते थे। श्रृंगारिक रचनाएं रच करके राजा के दरबार में उसे सुना करके उनका मनोरंजन करना और उनसे मोटा इनाम पाना, ये उन आचार्य कवियों का सबसे पहला काम था और इसीलिए इस काल के अंदर सर्वाधिक श्रृंगारिक रचनाएं रची गई। भक्ति काल में जो राधा और कृष्ण दो देवी स्वरूप थे, देवीय स्वरूप थे, देवताओं के अवतार थे, वही राधा और कृष्ण रीतिकाल में आते आते नायक और नायिका बनकर लौकिक या भौतिक प्रेम में डूबे हुए दो साधारण से पात्र बन गए। दूसरी इस काल की विशेषता है आचार्यत्व प्रदर्शन। आचार्यत्व प्रदर्शन इस काल के प्रमुख कवियों में केशवदास, कुलपति मिश्र, चिंतामणि, मतीराम, भिखारी दास, ये सभी कवि आचार्य कवि थे और इनका जो भी साहित्य रचा गया है वो आचार्यत्व के प्रदर्शन के लिए ही रचा गया है। इन्होंने अपने संपूर्ण साहित्य में आचार्यत्व पर बड़ा जोर दिया है। उसमें रीति निरूपण, नायिका भेद, नायक भेद, रसों में श्रृंगार रस पर अत्यधिक बल दिया गया है। अलंकारों का विस्तृत विवेचन इनके काव्य में किया गया है। ये सारी चीजें हैं वो इनके आचार्यत्व के प्रदर्शन को ही इंगित करती है। अगली विशेषता है प्रेम की प्रधानता। प्रेम की प्रधानता रीतिकालीन काव्य की ये अगली विशेषता है कि प्रेम की प्रधानता उस काव्य में रही है, क्योंकि प्रेम मानव मन की दुर्बलता रहा है और उस काल में, जैसा कि हमने इस काल की राजनीतिक प्रायरिक परिस्थितियों में देखा कि शासन व्यवस्था शिथिल हो चुकी थी, छोटे छोटे राजवंश उठ खड़े हुए थे, छोटी छोटी जागीरें अपना सिर उठा चुकी थी और उनमें भी भोग विलास का क्रम नित्य चलता रहता था। तो ऐसे में उनकी जो राजाश्रय थे वो उनसे धन प्राप्ति के लिए उनको प्रेम तत्वों से संबंधित, प्रेम से पूरित रचनाएं सुनाते और उनसे धन प्राप्त करते। इसलिए इस काल के काव्य में प्रेम तत्व की प्रधानता दिखाई देती है। अगली इस काव्य की विशेषता है नीति एवं भक्ति। रीतिकालीन काव्य को पढ़कर हम पूर्णतया ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण ही काव्य है वो श्रृंगारिक काव्य है। हाँ, ऐसा काव्य अधिकतर है, लेकिन इस काल में भक्ति एवं नीति से संबंधित भी काव्य रचनाएं रची गई है। जैसे वृंद और रहीम का काव्य, वो भक्ति और नीति से संबंधित काव्य। बिहारी सतसई में भी बहुत से दोहे हमें भक्ति और नीति से संबंधित मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भक्ति और नीति से संबंधित काव्य भी इस काल में रचा गया है। इसके बाद है अलंकार के प्रति आग्रह। अलंकारों के प्रति आग्रह। रीतिकालीन काव्य में अलंकारों के प्रति बड़ा आग्रह दिखाया गया है। अनेकों अलंकारों का प्रयोग इस काव्य में किया गया है। साथ ही हम ये देखते हैं कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास इत्यादि के तो बेजोड़ उदाहरण रीति काव्य में हमें मिलते हैं। रीति काल के आचार्य कवियों ने अपने काव्य में अलंकारों को सर्वाधिक महत्व दिया है। उनके लिए काव्य में अलंकारों का आना
अति आवश्यक माना गया है। अलंकारों के बिना वो मानते हैं कि काव्य है वो किसी भी तरह से सुंदर नहीं हो सकता। जिस तरह से एक स्त्री बिना आभूषणों के सुंदर नहीं लगती है, वैसे ही कविता है वो बिना अलंकारों के सुंदर नहीं लग सकती। इसलिए उन्होंने अलंकारों पर बहुत जोर दिया। अगली इस काव्य की विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण इस काव्य की अपनी एक अलग विशेषता है। प्रकृति के उद्दीपन रूप का सुंदर चित्रण इस काल में हुआ है। इस काल के प्रकृति चित्रण के सर्वश्रेष्ठ कवि सेनापति माने जाते हैं। प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण सेनापति ने किया है, वैसा कोई दूसरा कवि नहीं कर पाया है। इस काल के प्रकृति चित्रण में कुछ मौलिकता, कुछ नवीनता अवश्य है, कुछ नए उपमानों का प्रयोग भी कवियों ने किया है। अगली इस काल की विशेषता है नारी चित्रण। इस काल में नारी का मांसल और दैहिक चित्रण ही किया गया है। उसे केवल एक भोग विलास की वस्तु समझा गया है और उसी तरह से उसका चित्रण कवियों ने किया है। उसे अपनी कविताओं में इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि वो भोग विलास से अधिक कुछ भी नहीं है और उसका काम केवल अपने पति, अपने आश्रयदाता का मनोरंजन करना, उसकी भोग की वस्तु बने रहना है। इसीलिए उसका दैहिक वर्णन अधिक से अधिक कवियों ने किया है। अगली इस काल की विशेषता है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य इस काल में सुंदर शिल्प योजना ली गई है। अलंकारों का प्रयोग सुंदरतम तरीके से किया गया है। छंदों का, अनेक छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। और यूँ कहें कि छंद की दृष्टि से यदि देखा जाए तो केशव की रामचंद्रिका को आलोचक छंदों का अजायब घर भी कहते हैं। लगभग 76 प्रकार के छंदों का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। शिल्प की दृष्टि से एकदम से इसमें नवीनता है, नयापन है और अनेक काव्य रूपों का भी, चाहे वे मुक्तक है, चाहे वे प्रबंध है, उनका प्रयोग भी कवियों ने बड़े सहज भाव से किया है। अगली इस काव्य की विशेषता है वीर एवं हास्य रसात्मक कविताएं। वीर रस से संबंधित काव्य और हास्य रस से संबंधित काव्य इस काल में प्रचुर मात्रा में रचा गया। भूषण इस काल के प्रमुख वीर रस के कवि माने जाते हैं, जिन्होंने शिवाजी और महाराजा छत्रसाल के चरित्र का यशगान किया। अगली इस काल की विशेषता है ब्रज भाषा की प्रधानता। ब्रज भाषा की प्रधानता इस काल के काव्य में हम देखते हैं कि ब्रज भाषा में ही अधिकतर साहित्य रचा गया है। ब्रज भाषा इस काल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जहां हम देखते हैं कि भक्ति काल में अवधी भाषा पर विशेष जोर रहा है, अवधी भाषा का विकास हुआ है, वैसा ही रीतिकाल आते आते वो अवधी का स्थान ब्रज भाषा ने ले लिया और सभी कवियों ने ब्रज भाषा में ही साहित्य रचना की। तो ये थी रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। रीतिकालीन काव्य के अतिरिक्त यदि हम स्वतंत्र रूप से देखें तो जो रीतिकाल के काव्य की 3 धाराएं हैं, उसकी भी कुछ अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे रीतिबद्ध काव्य की जो विशेषताएं हैं, उनमें प्रमुख है आचार्यत्व के प्रति आकर्षण, इस काल के कवियों में आचार्यत्व के प्रति विशेष आकर्षण दिखाई देता है।
दूसरी इसकी विशेषता है श्रृंगार को महत्व। इसमें श्रृंगार रस को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। अधिकतर कविताएं श्रृंगारिक कविताएं हैं। तीसरी विशेषता है नारी के दैहिक सौंदर्य। नारी के दैहिक सौंदर्य का चित्रण। नारी को एक भोग विलास की वस्तु माना गया है, उसके केवल दैहिक सौंदर्य का वर्णन ही इन कविताओं में किया गया है। अगली इसकी विशेषता है मौलिक चिंतन का अभाव। मौलिक चिंतन का अभाव। इस काल के कवियों ने अपना ज्यादातर साहित्य संस्कृत साहित्य के आधार पर ही लिखा है। उनके काव्य में मौलिकता का अभाव है। अगली विशेषता है आश्रयदाता की प्रशंसा। आश्रयदाता की प्रशंसा। इस काल के कवियों की कह सकते हैं कि एक तरह से ये मजबूरी थी कि उन्होंने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की, क्योंकि जिस राजा के आश्रय में वो रहते थे उन राजाओं की अवहेलना करके वो किसी भी तरह से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें अपने उन आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी करनी पड़ी। अब है रीति सिद्ध काव्य की विशेषताएं। जिस तरह से रीति बद्ध काव्य धारा की अपनी विशेषताएं हैं, वैसे ही रीति सिद्ध काव्य की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें है सबसे पहले कि इस काव्य में भी श्रृंगार रस का निरूपण किया गया है। श्रृंगार निरूपण, इसमें भी श्रृंगार का निरूपण किया गया है, श्रृंगार को महत्व दिया गया है, श्रृंगार रस से पूरी कविताएं लिखी गई। दूसरी विशेषता है भक्ति और विनय। भक्ति और विनय, इसमें भक्ति और विनय भाव की कविताएं लिखी गई हैं। जैसे बिहारी सतसई में हमें इसके अनेक उदाहरण मिल जाते हैं। नीति एवं दर्शन, नीति एवं दर्शन से संबंधित साहित्य भी बिहारी के काव्यों में हमें दिखाई देता है। चूंकि रीति सिद्ध काव्य के प्रमुख कवि बिहारी है, तो उनके काव्य में हम देखते हैं कि कल्पना की समाहार शक्ति उनके काव्य में बिहारी सतसई में हमें दिखाई देता है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अगली उनकी काव्य की विशेषता है साहित्यिक भाषा। बिहारी की भाषा यूं तो चलती हुई भाषा है, लेकिन फिर भी उसमें साहित्यिकता का गुण है, इसलिए उसे साहित्यिक भाषा कहा जाता है। इसी तरह से रीति काव्य की जो एक काव्य धारा और है, रीति मुक्त काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य, इसकी भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। जैसे परंपरा मुक्त मार्ग, इन्होंने किसी परंपरा को नहीं अपनाया है, ये परंपराओं में नहीं चलते, इन्होंने अपने मन से स्वच्छंद कविताएं की है। ये किसी राजा के आश्रय में नहीं रहते, जो इनके मन को अच्छा लगा वही इन्होंने लिखा। दूसरी इनकी विशेषता है व्यक्ति प्रधान कविता। व्यक्ति प्रधान कविता, इनकी कविता व्यक्ति प्रधान है। अपने आप को लेकर, अपने आप के मन से इन्होंने कविताएं की है। किसी राजा के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा करने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इन्होंने अपनी कोई भी कविता नहीं की। वेदना युक्त प्रेम, अगली इसकी विशेषता है वेदना युक्त प्रेम। इनके काव्य में प्रेम का स्वच्छ और स्वच्छंद चित्रण हुआ है, इसलिए इनका प्रेम है वो वेदना युक्त प्रेम है। श्रृंगार के वियोग रस का बड़ा सुंदर चित्रण इनके काव्य में हुआ है। विद्यार्थियों, आज हमने अध्ययन किया रीतिकालीन काव्य का साहित्य और उसका इतिहास। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे रीतिकालीन काव्य के प्रमुख कवि
आचार्य केशव। धन्यवाद।